हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 12th इकोनॉमिक्स है उसमें जो बुक है मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसके फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 देखने वाले हैं। आई होप सो कि इसके पहले जो हम 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं वो आप लोगों ने देख लिया है और अपना उतना पोर्शन ऑफ जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के साथ में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेरियस एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में और जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसके बारे में जो है हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं विथ फुल एम्प्लॉयमेंट, इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये तीनों क्या होता है इन्हें हम वन बाय वन समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट की। तो फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है स्टूडेंट्स, जो उसके नाम से ही एक्सप्लेन किया जा रहा है, दैट इज प्रॉपर पूरा एम्प्लॉयमेंट है। इट मींस कि सारे लोग जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये मतलब होता है आपके फुल एम्प्लॉयमेंट का। अब काम कौन करेगा? जो काम करना चाहता है। ठीक है, तो इट मींस कि फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन जिसमें जो भी पर्सन काम करना चाहता है उसे आराम से काम मिल रहा है और वो काम कर रहा है। ठीक है, जो अनएम्प्लॉयमेंट वाली कंडीशन है वो कंट्री में नहीं है। दिस इज बेसिकली फुल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट। सो फुल एम्प्लॉयमेंट refers to a situation in which all those people who are willing and able to work at existing wage rate get work without any undue difficulty. So generally the term full employment means that there is no unemployment, that is everyone gets work. It means demand for labor is equal to its supply. ठीक है, तो ये जो टर्म है फुल एम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है इसका मतलब कि सभी लोगों को काम मिल रहा है। ठीक है, तो दैट मीन्स जितनी डिमांड है अनएम्प्लॉयमेंट की उतनी ही सप्लाई है। डिमांड और सप्लाई बिल्कुल मैच कर रही है, कहीं पर भी कुछ भी जो है हमें जो है डिसबैलेंस देखने को नहीं मिल रहा है। सो हाउएवर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स देयर कैन बी सम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इवन ड्यूरिंग फुल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो जो फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन है ना, उसमें भी कुछ टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है। अब वो अनएम्प्लॉयमेंट किस टाइप का हो सकता है उसे हम लोग देखते हैं। सो इट मींस फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट स्टैंड फॉर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट और 100% अनएम्प्लॉयमेंट या 100% एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की हम बात कर रहे हैं किस टाइप का हो सकता है अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट, इसे हम लोग समझते हैं। सो वी हैव फर्स्ट वन इज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेसिकली फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये एक टेम्पररी अनएम्प्लॉयमेंट है जो कि एग्जिस्ट करता है ड्यूरिंग अ पीरियड वेयर इन वर्कर्स लीव वन जॉब एंड ज्वाइन सम अदर। ठीक है, जैसे कि मान लो एक पर्सन ने, एक कंपनी है ए जहां पर वो वर्क कर रहा था, उसने इसे लीव किया है और उसने ज्वाइन किया है एक कंपनी बी को। अब ये जो टाइम पीरियड है जिसमें उसने इसको छोड़ा और इसको ज्वाइन किया, इसके बीच में जब वो अनएम्प्लॉयड है तो उसे हम बोलेंगे दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर आ रहा है और ये क्या है? ये एक टेम्पररी काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ठीक है, so it arises due to labor market imperfections such as lack of market information about availability of jobs and lack of perfect mobility on the parts of workers। ठीक है, तो ये क्यों अराइज हो सकता है? तो कुछ लेबर मार्केट इम्परफेक्शंस की वजह से ये अराइज हो सकता है। नाउ व्हाट कैन बी द लेबर मार्केट इम्परफेक्शंस, या इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि लेबर के साइड से जो है, या वी वुड से कि जो ये पूरा हमारा लेबर मार्केट है जहां पर लोगों को काम दिया जाता है और लोग काम लेते हैं, उसमें कुछ इम्परफेक्शन है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एक पर्सन है ए, उसका जो एक्सपर्टीज है दैट इज इन समथिंग एल्स और जो उसको वर्क करना है वो कुछ अलग है। तो अभी उसे क्या करना पड़ेगा? पहले उसे वो सीखना पड़ेगा। ठीक है, सीखने के बाद में फिर वो वर्क कर पाएगा। तो वो सीखने का जो टाइम पीरियड है उसमें वो अनएम्प्लॉयड है, ऑलराइट, एंड वो टेम्पररी अनएम्प्लॉयड है कि ठीक है वो जो है सारी ट्रेनिंग वगैरह ले लेगा, सारी चीजें सीख लेगा, उसके बाद में ही और शी कैन बी एम्प्लॉयड। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली कि आपने एक जॉब को लीव किया है, आप दूसरी ज्वाइन कर रहे हो, तो इसके बीच का जो टाइम पीरियड है
उसे हम कहेंगे फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। या फिर हो सकता है कि लैक ऑफ परफेक्ट मोबिलिटी ना हो लेबर के साइड से, दैट इज मान लो ए वर्क कर रहा है इन मुंबई, लेकिन अब जो है उसे जो जॉब मिल रही है दैट इज इन दिल्ली, एंड वो ये स्विच नहीं करना चाहता है, सिटी स्विच नहीं करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर लैक ऑफ मोबिलिटी वाला जो कंसेप्ट है वो अराइज होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन है इसी के अंदर, दैट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो इट रिफर्स टू एन अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच बिटवीन अनएम्प्लॉयड पर्सन एंड द डिमांड फॉर स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डिमांड है इंजीनियर की, और जो पर्सन जिसे काम चाहिए है उसे हम लोग मान लेते हैं कि वो कोई डेटा एनालिस्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर काम इसके लिए चाहिए है और जो वर्कर है वो एक्सपर्टीज किस में, उसकी इसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, मिसमैच हुआ, ठीक है, कि जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें जो क्वालिफिकेशंस है, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसमें जो है मिसमैच हमें देखने को मिल रहा है, तो उसे हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ऑल राइट, सो एग्जाम्पल, ड्यू टू कंप्यूटराइजेशन वर्कर्स डू नॉट पोजेस इनफ नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स विल बी अनएम्प्लॉयड until they do some कंप्यूटर कोर्स और ट्रेनिंग, ठीक है। तो कंप्यूटराइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है, तो उन लोगों को जो है वर्क मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है जिन्हें कंप्यूटर्स वगैरह ऑपरेट करते नहीं आता है, उन पर वर्क करते नहीं आता है, ठीक है। तो वो तब तक अनएम्प्लॉयड रहेंगे जब तक वो ये सारी चीजें सीख ना ले, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है उसके अंदर हम बोलते हैं ये कि फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है सिंपल, दैट इज जिसे भी काम चाहिए उसे काम मिल रहा है विदाउट एनी अनड्यू डिफिकल्टी, लेकिन एक कंट्री में पूरा 100% जो है ना एम्प्लॉयमेंट हो, ये कंपलसरी नहीं है या ये जरूरी नहीं है। कुछ काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। ऑल राइट, और उसी के हम लोगों ने टाइप्स देखे, दैट इज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देन इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, अब ये क्या होता है इसे समझते हैं। देखो इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि हमारी मर्जी से हम नहीं कर रहे हैं। ऑल राइट, वॉलेंट्री का मतलब कि हाँ आप खुद जो हो आपकी मर्जी से कोई काम कर रहे हो। इनवॉलेंट्री का मतलब है कि आपकी मर्जी नहीं है फिर भी आपको वो करना पड़ रहा है, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली इनवॉलेंट्री। तो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, उसका नाम बता रहा है कि आप अनएम्प्लॉयड रहना चाहते नहीं हो लेकिन आपको रहना पड़ रहा है, ठीक है। दिस इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। इसे अगर और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये वो पर्टिकुलर अनएम्प्लॉयमेंट होता है जिसे हम लोग मेनली सिर्फ और सिर्फ एक अनएम्प्लॉयमेंट या एक बेरोजगार की जो है ना टर्म से जानते हैं, उसे पहचानते हैं, ठीक है। दैट इज एक पर्सन काम तो करना चाहता है लेकिन उसे काम नहीं मिल रहा है, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. So involuntary unemployment refers to an unemployment in which all those people who are willing and able to work at the existing wage rate do not get work. ठीक है, तो जो involuntary unemployment है वो हमको क्या बताता है कि एक ऐसा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है जिसमें कि लोग willing तो है वर्क करने के लिए, also they are able to work और existing wage rates पर वो वर्क करने के लिए रेडी है लेकिन उन्हें काम ही नहीं मिल रहा है, ठीक है। सो अंडर इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट पीपल आर रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड अगेंस्ट देयर विशेस एंड अंडर कंपल्शन, ठीक है। तो जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं उनकी विशेस के अगेंस्ट। उनकी विश तो है कि वो काम करें लेकिन उन्हें मिल नहीं रहा है तो उन्हें अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ऑल राइट, देन वी हैव वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। अब वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है कि हम अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, ये होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब ऐसा मत सोचना है कि मैम ऐसे भी कोई लोग होते हैं क्या, तो देखो बिल्कुल होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं यार ठीक है क्या कर लेंगे, काम करके भी नहीं करना हमें काम, ठीक है। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, उन्हें काम मिलता भी हो तो भी वो नहीं कर रहे हैं। सो दिस इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, कि अपनी ही मर्जी से क्या है, आप अपनी ही मर्जी से जो है अनएम्प्लॉयड हो। सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रिफर्स टू अ सिचुएशन when a person is unemployed because he is not willing to work at the
एग्जिस्टिंग वेज रेट, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि नहीं ये जो वेज रेट है हमारे हिसाब से सही नहीं है, उस पर काम करने से अच्छा हम काम ही ना करें। ऑलराइट, सो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट काउंटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब भी अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना काउंट किया जाता है, उसे एस्टिमेट किया जाता है, फाइंड आउट किया जाता है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की जो है काउंटिंग होती है जो कि इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अंदर आते हैं, ठीक है। दोज हु आर वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड, हम उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं बोलेंगे क्योंकि वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर रहे, ठीक है, इसलिए हम जो है उन्हें अनएम्प्लॉयड नहीं बोलते हैं। ऑल्सो जब हम पूरा अपना एस्टिमेशन करते हैं, जब गवर्नमेंट एस्टिमेट करती है या बताती है हमें कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना है, तो उसका सीधा सा मतलब ये होता है कि जो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कितना है। All right, so this is basically the concept of full employment, involuntary unemployment and voluntary unemployment, ठीक है। देन आते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल पर, ठीक है। अब जो इक्विलिब्रियम लेवल है उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है इसे देखते हैं। So an economy is in equilibrium when aggregate demand for goods and services is equal to एग्रीगेट सप्लाई ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एक जो इकोनॉमी है वो इक्विलिब्रियम पर कब रहेगी, जब उस इकोनॉमी की जो एग्रीगेट डिमांड है और जो एग्रीगेट सप्लाई है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाए, दैट मींस ये पर्टिकुलर कंडीशन। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अ स्टेट ऑफ नो चेंज। तो जो स्टेट ऑफ नो चेंज है वो यहीं पर ही स्टैब्लिश हो सकता है। अगर मान लो ये पर्टिकुलर कंडीशन है कि एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो यहाँ पर ये जो सप्लाई है उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है, वेरियस मेजर्स के थ्रू डिमांड को कम किया जाएगा, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ नो चेंज स्टैब्लिश हो ही नहीं रही। अगर मान लो ये पर्टिकुलर कंडीशन हो AD इज लेस देन AS वाली, तो यहाँ पर क्या किया जाएगा, इस सप्लाई को कम किया जाएगा, इसे बढ़ाया जाएगा, तो फिर से ये जो है स्टेट ऑफ नो चेंज नहीं रहेगा। तो जो एक स्टेट ऑफ नो चेंज है वो कब स्टैब्लिश होता है, इस पर्टिकुलर कंडीशन पर, जब AD इज इक्वल्स टू AS होता है, ठीक है, दैट इज एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल रहता है तब, ठीक है। सो वी नो, अब हमें बहुत अच्छे से पता है, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि AD को अगर हम एक्सपांड करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, AD इज इक्वल्स टू C प्लस I, और AS क्या होता है, AS होता है C प्लस S, ठीक है। तो AD की जगह पर लिखे हम C प्लस I, देखो ये थोड़ा सा यहाँ पर लिखती हूँ मैं, AD की जगह पर हम लिखते हैं C प्लस I और इज इक्वल टू में AS क्या है, C प्लस S, ठीक है, इस वे से लिखा। कंजम्पशन कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास में, I इज इक्वल्स टू S या फिर S इज इक्वल्स टू I आप इसे बोल सकते हो। तो दैट मीन्स कि इक्विलिब्रियम इस पर्टिकुलर लेवल पर भी स्टैब्लिश हो सकता है। ऑलराइट, सो यहाँ से हमें दो पर्टिकुलर हमारे अप्रोचेस मिले। फर्स्ट वन इज एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई and the second one is investment is equals to saving approach, ठीक है। So it means according to Keynes there are two approaches for determining the equilibrium level of income and employment in the economy, ठीक है। That is जो आपके जो अप्रोचेस है वो कुछ यहाँ पर आ जाएंगे। So aggregate demand and aggregate supply approach and saving investment approach. So AD, AS, saving and investment are all planned और ex and variables, ठीक है। इस चीज को हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जाना है कि हमें ये सारी जो चीजें हैं ये प्लान्ड बेसिस पर लेना है। ऑल राइट, कि ये कुछ ये सारी जो है ये एक्सपेक्टेड है, ये एक्चुअल नहीं है। ऑल राइट, देन अजम्पशंस क्या है इस अप्रोच से रिलेटेड या इक्विलिब्रियम लेवल को स्टैब्लिश करने के लिए क्या क्या अजम्पशंस जो हैं वो हमें कंसिडर करने होते हैं, उन्हें देखें अगर हम लोग। सो द डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ two sector model, that is household and firms. It means it is assumed there is no government and foreign sector, ठीक है। हम टू सेक्टर मॉडल में पढ़ रहे हैं, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो आपका गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर है वो नहीं आएगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर है हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। It is assumed that investment expenditure is autonomous, that is investment are not influenced by level of income, okay। दैट मीन्स कि जो इन्वेस्टमेंट है वो चेंज नहीं होगा विद द चेंज इन लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। जो अभी तक हम लोग प्रीवियस पार्ट ऑफ जो हमारा चैप्टर है उसमें पढ़कर आ रहे हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, ऑटोनॉमस रहेगा। देन प्राइस लेवल इज अज्यूम्ड टू रिमेन कांस्टेंट, प्राइस लेवल कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, प्राइस लेवल में भी चेंजेस नहीं होना है।
इक्विलिब्रियम आउटपुट इज टू बी डिटरमाइंड इन कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन। शॉर्ट रन का मतलब क्या होता है, हम लोग ऑलरेडी अपनी 11th क्लास में ही पढ़ चुके हैं इसे। शॉर्ट रन वो पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड होता है जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो एंड जो कुछ फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड ही रहते हैं, ठीक है। तो जो इक्विलिब्रियम आउटपुट है वो हम डिटरमाइन करेंगे शॉर्ट रन के कंटेक्स्ट में। दैट मींस बहुत ज्यादा हमें लॉन्ग पीरियड नहीं लेना है, एक शॉर्ट जो टाइम पीरियड है वो लेना है जिसमें कि जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सकता है ओनली बाय इंक्रीजिंग द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। देन उसके बाद में जो इसका प्रॉपर जो अप्रोच है, हम बोले कि जो वेरियस कंडीशंस है वो देखें। तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच अगर देखा जाए, सो अकॉर्डिंग टू द कीनेसियंस थ्योरी, द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज एन in an economy is determined when aggregate demand represented by C plus I curve is equal to टोटल आउटपुट दैट इज एग्रीगेट सप्लाई या फिर AS भी हम उसे कह सकते हैं। सो जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच है उसमें जो कीनेसियंस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम कब अटेन होगा, जब AD इज इक्वल्स टू AS होगा, ठीक है। सो एग्रीगेट डिमांड कंप्राइजेस ऑफ टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स क्या होते हैं एग्रीगेट डिमांड के, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टू सेक्टर इकोनॉमी देख रहे हैं तो दो कंपोनेंट्स हम लोग लेंगे, दैट इज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। So it varies directly with the level of income, that is consumption rises with increase in income. Investment expenditure, so it is assumed to be independent of the level of income, that is investment expenditure is autonomous, ठीक है। investment expenditure कैसा रहेगा, ऑटोनॉमस रहेगा, ये लेवल ऑफ इनकम के साथ में चेंज नहीं होगा। और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज होता है या राइज होता है विथ इंक्रीज इन इनकम। So AD curve is represented by C plus I curve in the income determination analysis, ठीक है। तो AD कर्व को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, C plus I कर्व से डिटरमाइन करेंगे। ऑलराइट, जो हम लोगों ने पढ़ा भी था दैट इज ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, देन दिस इज योर कंजम्पशन, ठीक है। कंजम्पशन कुछ भी हो सकता है, यहाँ से कुछ भी ले लो, एंड देन यू हैव दी AD कर्व। तो AD कर्व को हम C plus I कर्व पढ़ेंगे। जो 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है उसमें हम लोग स्टडी नहीं करेंगे, हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही जो है इसे स्टडी करेंगे, ठीक है। Then aggregate supply is the total output of goods and services of the national income. It is depicted by 45 degree line. ये भी हमें पता है जो एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व है वो कैसा होता है, 45 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, 45 डिग्री की लाइन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज व्हाट, वो आपका जो टोटल आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसे बताता है ऑफ द नेशनल इनकम, ठीक है, या फिर वो नेशनल इनकम भी हम उसे बोल सकते हैं, एंड इट इज डिपिक्टेड बाय 45 डिग्री लाइन। Since the income received is either consumed or saved, the AS curve is represented by C plus S curve, ठीक है। तो जो AS कर्व वो हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C plus S कर्व से जो है इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, देन अगर हम इसका प्रॉपर शेड्यूल देखें तो कुछ ये हमारे पास में, हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट लिया है, इनकम लिया है, कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, एंड देन आता है AD। AD को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, C plus I करके, ठीक है। AS को हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, C plus S करके, एंड देन वी हैव दी रिमार्क्स। ऑल राइट, सो एम्प्लॉयमेंट जो है ये हमने वेरियस वैल्यूज ले लिए, वील सी कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इनकम लेवल हमने देखा है कि इनकम लेवल भी क्या कर रहे हैं, हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, 100, 200, 300, 400, 500। नाउ वी नो विद इंक्रीज इन इनकम कंजम्पशन भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो कंजम्पशन को भी आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। ऑल्सो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम देयर इज सम काइंड ऑफ कंजम्पशन, ठीक है। तो वो सम काइंड ऑफ कंजम्पशन आप लोग यहाँ पर ले लोगे। देन उसके बाद में सेविंग्स क्या हो जाएगा, इनकम माइनस कंजम्पशन विल बी योर सेविंग्स। अगर कभी भी शेड्यूल बनाओ ना तो इन फॉर्मूले को ध्यान रखना एंड उसी हिसाब से सारी चीजें हमें करना है। तो इनकम ले ली, सेविंग, इनकम ले लिया, कंजम्पशन ले लिया, तो अब इनकम माइनस कंजम्पशन करेंगे तो सेविंग्स आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट कैसा रहेगा, ऑटोनॉमस रहेगा, ठीक है। तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट के लिए हमने जो है एकदम कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट इसको रख लिया है। देन AD आता है दैट इज C plus I। तो जो भी आपके कंजम्पशन की वैल्यूज है और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यूज है इन दोनों को ऐड कर देना तो आपको मिल जाएगा आपका AD दैट इज C plus I, ठीक है। देन यू हैव AS जो कि क्या है आपका C plus S है। तो ये C और S को जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा AS, ठीक है।
नाउ ये तो हो गया शेड्यूल। अब बात करते हैं किसकी, इक्विलिब्रियम लेवल की, ठीक है। इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है, सो एडी और एएस को क्या करना है, इक्वल बनाना है। इफ वील सी हियर ये अनइक्वल है 80 एंड 0, ठीक है। आपका जो एग्रीगेट सप्लाई है दैट इज 0 एंड एडी कितना है 80 है। फिर यहाँ पर 160, 100, 240, 200, 320, 300, फिर आया एक पॉइंट जहां पर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो गए हैं, दैट इज 400 एंड 400, ठीक है। Then we have 480, 500, 560 and 600. All right. Now we'll see कि equilibrium कहाँ पर establish हुआ, जहां पर ये equal है, that is AD is equals to AS है। इस particular level पर जो आपकी income है ना, वो बनेगी आपकी equilibrium level of income, that is ये जो 400 है, this is equilibrium level of income, एंड जो एम्प्लॉयमेंट है ये बनेगा आपका इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑल राइट, नाउ आप लोग एक चीज देखोगे कि जहां पर एडी और एएस एक दूसरे के इक्वल हुए हैं, एट दैट पॉइंट ओनली जो एसएन आए हैं वो एक दूसरे के इक्वल आएंगे, ठीक है। दैट इज ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट भी इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो है एक दूसरे के इक्वल है। तो इससे हमें ये समझ में आता है, चाहे हम सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच से जो है इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करें या फिर हम एडीएस अप्रोच से इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करें, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा इन बोथ ऑफ दी अप्रोचेस, ठीक है, वो सेम ही रहने वाला है। ऑल राइट, सो आई गेस दिस कंसेप्ट इज क्लियर कि आपको इक्विलिब्रियम जो है वो कैसे फाइंड आउट करना होता है। नाउ देखो, इक्विलिब्रियम के पहले कौन सी सिचुएशन आएगी, एडी इज मोर देन एएस वाली जो कंडीशन है वो आएगी। कब, जो आपका इक्विलिब्रियम है उसके पहले, ठीक है। दैट मीन्स हर जगह पर आप देखोगे एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है, किससे, एग्रीगेट सप्लाई से। तो ये एक इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट अ स्टेट ऑफ नो चेंज। यहाँ पर डिमांड जो है वो धीरे धीरे कम होगी, मार्जिनली कम हो रही है, सप्लाई को आप बढ़ते हुए देखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद में एक पॉइंट पर आया जहां पर ये इक्विलिब्रियम पर आ गए। अब अगर जो प्रोड्यूसर है वो अगर ज्यादा प्रोडक्शन करते रहेंगे तो उनकी सप्लाई ज्यादा हो जाएगी और लोगों की डिमांड उतनी नहीं रहेगी, बिकॉज हम लोगों ने देखा है कि विद इंक्रीज इन इनकम जो डिमांड है वो बढ़ती तो है, लेकिन जो मार्जिनल इंक्रीज है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। तो उतना जो है उतना हाई लेवल से इंक्रीज नहीं होगा। सो विल सी इक्विलिब्रियम के बाद जो आएगा दैट इज एडी इज लेस देन एएस वाली कंडीशन जो है वो आने वाली है, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली जो हमारा इक्विलिब्रियम वाला पूरा कंसेप्ट है वो, ठीक है। नाउ क्या होगा अगर एएस जो है वो ज्यादा हो जाए एडी से, तो ठीक है, हमने बोला कि भाई इक्विलिब्रियम इज एएस इज इक्वल्स टू एडी, लेकिन इसके अपार्ट जो चीजें हैं वो भी तो हो सकती है। मान लो एएस जो है वो ग्रेटर देन एडी हो, तो फिर क्या जो है पर्टिकुलर सिचुएशंस प्रिवेल करती है इन द इकोनॉमी। सो व्हेन एएस इज ग्रेटर देन एडी, that is AS more than AD, flow of goods and services in the economy tends to exceed their demand, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, डिमांड से ज्यादा क्या हो गई, सप्लाई हो गई है। अब ऐसे में जब सप्लाई ज्यादा हो गई, उतनी डिमांड नहीं है, तो गुड्स क्या रहेंगे, गुड्स अनसोल्ड रह जाएंगे, ठीक है। और जब गुड्स अनसोल्ड रहेंगे तो एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि इन्हें वो जल्दी से जल्दी सेल आउट कर दे, और उन्हें सेल आउट करने के लिए अब प्रोड्यूसर के पास में क्या ऑप्शन रहेगा कि वो प्राइजेस जो है उसे थोड़ा कम कर दे, ठीक है। सो टू क्लियर अनवांटेड स्टॉक्स द प्रोड्यूसर्स वुड प्लान टू कट डाउन इन प्रोडक्शन, यहां से जो है प्रोडक्शन कट डाउन किया गया, ठीक है। Consequently, AS will reduce to become equal to AD. This is how AS adapts itself to AD. अब क्या दो तीन चीज हुई, या तो जो है AS जब मोर देन AD है तो क्या हुआ, अगर प्रोड्यूसर को उनका अगर स्टॉक सेल आउट करना है तो वो क्या करेंगे, इसके प्राइस को कम करेंगे। जब प्राइस कम होती है तब हमें पता है डिमांड क्या होती है, डिमांड इंक्रीज होती है। लेकिन जब हम अपना इक्विलिब्रियम का अप्रोच पढ़ रहे हैं तो हमने पढ़ा था कि प्राइस को हम कांस्टेंट रखते हैं, ठीक है। तो चलो ठीक है, प्राइस पर हम कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं डालेंगे। अब क्या हुआ कि जो सप्लायर्स है वो अपना जो प्रोडक्शन है उसे रोक देंगे, राइट। प्रोडक्शन क्या करेंगे, ये प्रोडक्शन रोकेंगे या इसे कम करेंगे। तो जब प्रोडक्शन कम करेंगे तो धीरे धीरे जाकर वो एडी के इक्वल हो जाएगा, तो फिर से जो है एएस इज इक्वल्स टू एडी वाली कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। अगर एएस लेस देन एडी होगा तो क्या होगा, अब यहाँ पर जो है सप्लाई को बढ़ा दो, ठीक है। सो when AS is less than AD, flow of goods and services in the economy tend to be less than their demand. As a result, the existing stocks of the producers would be sold out. To rebuild the desired stock, the producers would place greater production. AS would increase to become equal to AD. This is how AS converges with AD.
ऑल राइट, तो इस तरह से जो है एएस और एडी वापस एक दूसरे के इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। देन आते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच पर। So according to this approach, the equilibrium level of income is determined at a level when planned saving is equal to planned investment, ठीक है। जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है उसके हिसाब से या जो इक्विलिब्रियम है वो कब अटेन होगा, जब प्लान्ड सेविंग किसके इक्वल हो जाए, प्लान्ड इन्वेस्टमेंट के इक्वल हो जाए तब, ठीक है। सो अगर इसके थ्रू भी इक्विलिब्रियम को देखो तो कुछ आप ये देखोगे, अब वो वैल्यूज वही है इसलिए मैं वापस रिपीट नहीं कर रही हूं। अब यहां पर आओ, इक्विलिब्रियम हमने देखा है दैट इज एस इज इक्वल्स टू आई हो गया है। इसके पहले, ठीक है, इक्विलिब्रियम के पहले सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या चीज है हम लोग देखेंगे कि सेविंग इज लेस देन इन्वेस्टमेंट है। अब यहां पर हमने क्या देखा था, एग्रीगेट डिमांड जो है वो मोर देन रहता है एग्रीगेट सप्लाई से। बिफोर इक्विलिब्रियम यही होता है ना, एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब कि लोग सेव कम कर रहे हैं, इसीलिए सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, ठीक है। यहां पर जो है, यहां पर वी वुड से कि जो आपकी जो सेविंग है वो क्या है, वो कम है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्या है, ज्यादा है, ऑल राइट, बिकॉज लोगों ने जो है सेविंग्स कम की है। देन आते हैं इस वाली कंडीशन में, यहां पर जो एडी है वो रहती है लेस देन एएस, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है और एग्रीगेट डिमांड कम है। अब डिमांड कम है इसका मतलब लोगों ने अपनी सेविंग्स बढ़ा दी है, तो ये इसीलिए सेविंग्स आर मोर देन इन्वेस्टमेंट वाली कंडीशन आई है। जब डिमांड ज्यादा है इट मीन सेव कम हो रहा है, तो सेविंग्स कम हो गई इन्वेस्टमेंट से, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि डिमांड कम है, सेविंग्स क्या हो गई, तो ज्यादा हो गई है, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर कंडीशंस को आप कुछ ऐसे भी जो है याद रख सकते हो। नाउ अगर मान लो एस इज मोर देन आई हो जाए, दैट इज सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट से ज्यादा होती है, तो क्या होगा। सो इट इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज सेविंग इज ग्रेटर देन द इंजेक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू द circular flow of income. Accordingly, overall expenditure in the economy would remain lower than what is required to buy the planned output. ठीक है, यहां पर हमें क्या समझ में आ रहा है, जब आप सेव ज्यादा कर रहे हो, आप इन्वेस्ट कम कर रहे हो, मतलब कि आप एक्सपेंडिचर जो है वो विड्रॉ ज्यादा कर रहे हो आपकी इकोनॉमी से और मनी कम इंजेक्ट कर रहे हो इन दी इकोनॉमी, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमें यही समझ में आएगा कि जो प्लान्ड आउटपुट है वो जितना बिक जाना चाहिए था उतना नहीं बिका है, ठीक है, उतना सेल आउट नहीं हुआ है। सो सम आउटपुट वुड रिमेन अनसोल्ड एंड प्रोड्यूसर्स विल हैव एन अनडिजायर्ड स्टॉक। तो कुछ जो आउटपुट है वो अनसोल्ड रहेगा और प्रोड्यूसर्स के पास में जो है अनडिजायर्ड स्टॉक मेंटेन हो जाएगा। अब उस अनडिजायर्ड स्टॉक को जो है जो मतलब फर्म्स वगैरह है वो चाहेंगी कि पहले ये सेल आउट हो जाए, उसके बाद में वो कुछ फर्दर प्रोडक्शन करेगी, तो इसी वे में या इसी पर्टिकुलर रीजन से जो प्रोड्यूसर्स है वो अपना प्रोडक्शन रोक देंगे। सो टू क्लियर देयर स्टॉक द प्रोड्यूसर्स विल नाउ प्लान लेसर आउटपुट। तो अल्टीमेटली फिर से जो कंडीशंस है कि आपका जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट है वो एक दूसरे के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। देन इफ अगर सेविंग लेस देन इन्वेस्टमेंट हो तो क्या कंडीशन होगी, सो इट इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन विड्रॉल ऑफ एक्सपेंडिचर दैट इज एस that is saving is less than the injection of expenditure into the circular flow of income. अब यहाँ पर हम सेव कम कर रहे हैं, ठीक है। So accordingly, overall expenditure in the economy would exceed than what is required to buy the planned output. ठीक है, ये आपको ये बता रहा है कि जो planned output है उससे ज्यादा आप क्या कर रहे हो, उससे ज्यादा आप स्पेंड करना चाह रहे हो, ठीक है, बिकॉज यू आर नॉट सेविंग दैट मच। तो अब क्या होगा, अब जो है प्रोड्यूसर्स अपना जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज करेंगे ताकि वो इस पर्टिकुलर लेवल को मैच कर पाए। सो इट इज अ सिचुएशन ऑफ हायर एडी देन एएस। सो टू कोप विद द सिचुएशन द producers would now plan higher output. Higher output would mean higher income and higher savings. ठीक है, so equilibrium at different employment levels देखते हैं। अब देखो different employment levels is basically what कि एक हो सकता है आपका full employment level, लेकिन ये चीज practically possible नहीं है कि आपकी इकोनॉमी में full employment हो, ठीक है। इवन जो developed nations है वहां पर भी आप complete full employment नहीं देखोगे, ठीक है। तो कंप्लीट फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन होना इज नॉट अ नेसेसिटी, ठीक है। तो इसलिए जो कीन्स हैं उन्होंने वेरियस जो है एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स डिफाइन किए कि हम जब इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेंगे तो कुछ इन डिफरेंट लेवल्स पर जो है हम स्टडी करने वाले हैं।
So according to the classical economists, equilibrium level of income is attained always at full employment level, that is there is absence of involuntary unemployment. However, as per Keynesian's theory, equilibrium level can be achieved at full employment level, under employment level और over full employment level. ठीक है, तो इन तीन लेवल्स में जो है जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू कीनेसियंस थ्योरी. ठीक है, अब ये तीनों क्या है वन बाय वन देख ले. सबसे पहले आता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. दैट मींस कि इकोनॉमी में जो इक्विलिब्रियम लेवल है वो कैसा है, सॉरी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो कैसा है, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जितने लोगों को काम चाहिए उतने लोगों को काम मिल रहा है. So it refers to a situation when aggregate demand is equal to aggregate supply at full employment level. इसका डायग्राम एकदम सीधा सिंपल सा, आपका एक एडी कर्व बन गया, ये आपका ये एक एएस कर्व बन गया, और जहां पर ये दोनों मीट किए दैट वुड बी द इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये हो जाता है सिंपल सा आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. जब आप बात करते हो अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट इसका मतलब क्या हुआ कि फुल एम्प्लॉयमेंट से कम एम्प्लॉयमेंट है, जितना आपने प्लान किया था उतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उससे कम एम्प्लॉयमेंट है. ठीक है, तो दिस इज दी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन. अब देखो जब डेफिनेशन लिखोगे ना तो डेफिनेशन लिखना बहुत ही इजी है. दैट इज आपको लिखना सेम वही चीज है कि इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. यहां तक सेम है. इसके आगे हम लोगों ने फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखा था, यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट लिख दिया था. अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या लिखेंगे, व्हेन द रिसोर्सेज आर नॉट फुली एम्प्लॉयड. बस ये इतना सा चेंज है कि अंडर एम्प्लॉयमेंट में हम क्या बता रहे हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है. ठीक है, सो इट ऑकर्स प्रायर टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. यहाँ पर रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड नहीं है ना, तो ये पहले ही अकर हो जाएगा आपके फुल एम्प्लॉयमेंट से. ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट आपका यहाँ पर आता है इस पॉइंट ई पर, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट जो है वो इस पॉइंट के पहले ही आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक AD1 बनाएंगे हम एक्चुअल वाला, ये है आपका AD फुल एम्प्लॉयमेंट वाला. तो जहां पर एक्चुअल वाला ये मीट कर रहा है दिस वुड बी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, कि यहाँ पर जो आपके रिसोर्सेज है वो फुली एम्प्लॉयड नहीं है. ऑल राइट, देन आता है ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट. तो इसका मतलब बेसिकली क्या है कि फुल एम्प्लॉयमेंट से अबव वाला जो आपका एम्प्लॉयमेंट लेवल है उस पर इक्विलिब्रियम को स्टैब्लिश करना. So it refers to a situation when AD is equal to AS beyond the full employment level. So it occurs after the full employment level. ठीक है, ये full employment level के बाद में occur होता है. अब अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये चीज थोड़ी सी जो है कम रियलिस्टिक है. रीजन बीइंग कि पहली चीज तो फुल एम्प्लॉयमेंट को स्टैब्लिश करना ही बहुत मुश्किल बात है, और आप ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टैब्लिश कर सकते हो. लेकिन वो है जो है थ्योरीज जो है बनाई गई है तो उन्हें मतलब हमें पढ़ना भी रहेगा. एंड उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज आप डाउनफॉल में देख रहे हो तो उसका जो है अप वाला भी आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, सो ये आपका है AD दैट इज फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, एंड देन यू विल गेट वन AD1. ठीक है, दैट इज एक्चुअल वाला. आपने जितना प्लान किया था उससे ज्यादा अगर एम्प्लॉयड है तो वो आपका क्या आ जाएगा, ये AD1 दैट इज एक्चुअल. तो यहाँ पर जो ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है उसमें इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश किया जाएगा अबव दिस पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ऑल राइट, सो आई होप सो कि ये जो वेरियस इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट है. ये जो वेरियस एम्प्लॉयमेंट लेवल्स पर हम लोगों ने देखा ये भी अच्छे से क्लियर है. नाउ आता है एक और कंसेप्ट हमारे पास में, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का. नाउ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्या कंसेप्ट है उसे समझते हैं. देखो कीनेसियंस के जो कीन्स हैं उनके हिसाब से उन्होंने मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज बोली कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी चीज पर तो उसका रिटर्न आपको मेनी मोर टाइम्स मिलता है. ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो मल्टीप्लाई होता है एंड आपको जो है उसका जो रिटर्न है वो बहुत ही जो है हाई मिल सकता है या फिर लो भी मिलता है. तो वो कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है वो फाइंड आउट करने का जो पूरा कंसेप्ट है दैट इज द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. So the concept of investment multiplier is an important contribution of Professor J.M. Keynes. Keynes believed that an initial increment in investment increases the फाइनल इनकम बाय मेनी टाइम्स. ठीक है, कीन्स जो है वो इस चीज पर बिलीव करते थे कि अगर आप इनिशियल कोई इंक्रीमेंट कर रहे हो किस पर, इन्वेस्टमेंट पर,
तो वो आपका जो फाइनल इनकम है ना वो मेनी टाइम्स इंक्रीज कर देती है, ठीक है। दैट मीन्स वो सिंपल सी बात ये बोल रहे थे कि इन्वेस्टमेंट से जो है आपकी इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। So multiplier expresses the relationship between initial increment in investment and the resulting increase in aggregate income. जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट है वो ये एक्सप्लेन करता है हमें कि आपका जो इनिशियल इंक्रीमेंट है या आपने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट किया है उसकी वजह से आपकी इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, ये जो चीज है ये मल्टीप्लायर हमें बताता है, ठीक है। दैट इज अगर मान लो आपने जो है 10% से आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया है तो उसकी वजह से आपकी इनकम कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई हो पाएगी, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ऑल राइट, सो इसे फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला है वो हम कुछ ये बोलेंगे, देखो जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होता है ना उसे हम डिनोट करते हैं विथ के। ऑल राइट, के का मतलब क्या है, ये है आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो चेंज इन इनकम डिवाइडेड बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो हमें मिलता है मल्टीप्लायर की वैल्यू। ऑल राइट, ये एक फॉर्मूला होता है मल्टीप्लायर को फाइंड आउट करने का। देयर आर टोटल 3 फॉर्मूला जो कि हम यूज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की कैलकुलेशन में, उसमें से एक फॉर्मूला हमारे पास में ये वाला है, ठीक है। दैट इज सिंपल सी चीज है कि मल्टीप्लायर क्या डिफाइन करता है, वो ये डिफाइन करता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, आप जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसकी वजह से आपकी इनकम कितने टाइम्स जो है वो इंक्रीज हो सकती है या आपकी इनकम जो है वो कितनी इंक्रीज होती है, ठीक है। देन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी पर आते हैं, जो इसका सेकेंड वाला फॉर्मूला यहां से हमें मिलने वाला है। अब एमपीसी बेसिकली क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ऑल राइट, जितना ज्यादा हमारा एमपीसी रहेगा उतना ही ज्यादा आपकी मल्टीप्लायर की वैल्यू होगी। अब ऐसा क्यों है इस चीज को समझते हैं। देखो कीन्स का ये जो है ना कंसेप्ट था, उन्होंने मतलब ये चीज समझी थी कि एक जो पर्सन होता है ना उसका जो एक्सपेंडिचर है दैट इज अनदर पर्सन्स इनकम, ठीक है। मतलब कि आप अगर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हो तो वो आपका एक्सपेंडिचर है, लेकिन जो दूसरा पर्सन है उसका क्या है, इनकम है। तो इन शॉर्ट वील से कि हम जितने ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर कर रहे हैं इन द इकोनॉमी उतना ही ज्यादा जो है इनकम इंक्रीज होगी, ठीक है। आप पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे हो, पर्सनल आपकी नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। जितना ज्यादा जो है कंजम्पशन किया जाएगा उतना ही ज्यादा क्या है, उतना ही ज्यादा जो है किसी भी पर्सन की इनकम होगी, एंड जब किसी की इनकम बढ़ेगी तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा। ऑल राइट, सो दिस इज बेसिकली द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर कि वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम। ऑल राइट, और इसी बेसिस पर ये चलता है। तो आप जितना ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हो उतना ही ज्यादा जो है क्या होगा, उतना ही ज्यादा जो इनकम है वो मल्टीप्लाई होगी, ये कीन्स का कहना है। अब वो किसी एक पर्सन की जो है ना इनकम को मल्टीप्लाई करने की बात नहीं कर रहे, वो पूरी इकोनॉमी की कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू इनकम वाला कंसेप्ट जो है ना वो हमें अप्लाई करना पड़ेगा। So there exists a direct relationship between MPC and the value of multiplier. Higher the MPC, more will be the value of multiplier and vice versa. So the concept of multiplier is based on the fact that one person's expenditure is another person's income. So when investment is increased, it also increases the income of the people, ठीक है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करोगे तो उसकी वजह से इनकम भी जो है वो भी बढ़ेगी लोगों की, ठीक है। So in case of higher MPC, people will spend a large proportion of their increased income on consumption. In such case, value of multiplier will be more, ठीक है। So in case of low MPC, people will spend lesser proportion of their increased income on consumption. In such case, वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी कंपैरेटिवली लेस, ठीक है। तो लो एमपीसी में जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो कंपैरेटिवली क्या रहेगी, कम रहेगी, और जितना हायर एमपीसी उतनी ही ज्यादा जो है मल्टीप्लायर की वैल्यू रहेगी। अब इसको आप फाइंड आउट कैसे करते हो तो वो कुछ हम यहाँ पर समझते हैं। सो जो एक पर्टिकुलर फॉर्मूला हमें पता है ना, दैट इज के इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन i वाला, इसी के थ्रू जो है हम बाकी के अपने फॉर्मूले जो है ना वो फ्रेम करने वाले हैं। सो वी नो एट इक्विलिब्रियम इनकम इज द सम टोटल ऑफ कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पर ये वाली कंडीशन है, अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं AS इज इक्वल्स टू AD होता है। ऑल राइट, तो AS को हम Y लिख सकते हैं, AD को हम C प्लस I लिख सकते हैं। अब अगर हम सब में चेंज लगा दे, दैट इज चेंज इन Y इज इक्वल्स टू चेंज इन C प्लस चेंज इन I, ठीक है।
तो ये चीज हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो किससे, चेंज इन वाई से, कुछ ये हुआ, ये आ गया आपका 1। चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम क्या होता है, एमपीसी होता है, ये एमपीसी हमने लिखा। चेंज इन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम क्या होगा, ये इसका अगर जो है इसको अगर मैं रिवर्स करके लिख रही हूं तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, वही चीज कर देंगे। सो दिस इज 1/k। अब k का फॉर्मूला हमें बनाना है तो k उधर चला गया और बाद में जो है आपके पास में फॉर्मूला बचा ये, दैट इज k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। ऑल राइट, तो जो सेकेंड फॉर्मूला है ऑफ मल्टीप्लायर वो आता है हमारे पास में ये, दैट इज k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। नाउ एक और कंसेप्ट, दैट इज MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। ये कैसे 1 हो रहा है, तो देखो वी नो ये जो कंजम्पशन है दैट इज व्हाट, चेंज इन C डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। ये जो आपका ये वाली चीज है ये क्या होता है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। ठीक है, इसको डिवाइड करो, इसको पूरा सॉल्व करो, आपका आंसर 1 आएगा। यहाँ पर जो है हम क्या ले सकते हैं, यहाँ पर जो है हम अपना ये वाला कंसेप्ट ले सकते हैं ना, एलसीएम आ जाएगा। ये चेंज इन C प्लस चेंज इन S क्या हो जाएगा, चेंज इन Y। C प्लस S क्या होता है, Y होता है, तो चेंज इन C प्लस चेंज इन S क्या होगा, दैट वुड बी चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन Y। इसको आप अगर कैंसिल आउट कर दिया, क्या आ गया आंसर, 1। सो दैट मीन्स कि आपका जो MPC और MPS है इन दोनों को प्लस करने पर हमें क्या वैल्यू मिलती है, 1 की वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो बस एक और कंसेप्ट हमें वही लाना है, k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC की हम लोगों ने बात की है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले से अगर आप देखो तो MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC हो जाएगा। इस MPC को उठाकर हम इस साइड पर ले जाएं, ऑल राइट। तो 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू MPS, तो इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाय MPS। ऑल राइट, तो ये हो जाएगा आपका k का थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है, आई होप सो क्लियर हो गया है आप लोगों को जो पूरा कंसेप्ट है ऑफ मल्टीप्लायर। सो अभी जो चीज हम लोगों ने देखी वही उसी का जो है एक्सटेंशन या वही चीज जो है सेम यहाँ पर लिखी हुई है, दैट इज वी नो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC। तो 1 माइनस MPC क्या हो जाएगा, MPS के इक्वल होता है, इसीलिए हमने बोला k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय MPS। ठीक है, so multiplier is directly related to MPC and inversely related to MPS। तो if अगर हम चाहते हैं कि हमें फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या हो सकती है, तो वो हम देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ MPC क्या होती है, उसको फॉर्मूले में रखो और फाइंड आउट कर लो। बिकॉज MPC और मल्टीप्लायर जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। जब MPC उसके हाईएस्ट पे होगा तो मल्टीप्लायर उसके हाईएस्ट पे होगा, जब MPC उसके लोएस्ट पे होगा तो मल्टीप्लायर उसके लोएस्ट पे रहेगा। ठीक है, वही चीज देख लेते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर क्या है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज इंफिनिटी व्हेन वैल्यू ऑफ MPC इज 1। ठीक है, MPC की वैल्यू 1 कब रहेगी, जब जो इकोनॉमी है उसमें सारी चीजें या जो पूरी एडिशनल इनकम है वो पूरी की पूरी कंजम्पशन के लिए यूज होती है एंड सेव कुछ भी नहीं किया जाता है, तो तब जो है आपका MPC इज इक्वल्स टू 1 रहता है। So MPC is equals to 1, यहाँ पर 1 आएगा, indicates that the economy decides to consume whole of its additional income and nothing is saved. Here the value of multiplier is equal to infinity. Find out करके देखें। So देखो we know k is equals to 1 divided by 1 minus MPC होता है, that is 1 divided by 1 minus 1 which will be equal to 1 divided by 0। जब भी डिनोमिनेटर में 0 आता है तो उस आंसर को हम या तो अनडिफाइंड लिखते हैं या फिर इंफिनिटी लिखते हैं। सो हियर वी आर टेलिंग कि MP जो आपका मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, आया समझ में, दैट मीन्स कोई भी लिमिट नहीं है कि मल्टीप्लायर की हाईएस्ट वैल्यू इतनी ही जा सकती है, इनफाइनाइट जा सकती है। ठीक है, ये होती है क्या मैक्सिमम वैल्यू। नाउ व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर, तो MPC उसके मिनिमम पर कब है, 0 पर है, तो MPC इज इक्वल्स टू 0 लिया हमने। तो अगर हम MPC इज इक्वल्स टू 0 ले और उसको इस फॉर्मूले में रखें तो k इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस MPC विच इज 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0। तो 1 डिवाइडेड बाय 1 आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर is 1 and maximum value of multiplier is infinite। all right,
आई गेस कंसेप्ट क्लियर है, आई होप सो। मल्टीप्लायर, इक्विलिब्रियम, जो सारे कंसेप्ट है वो आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। नाउ हियर आर सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जो कि हम इस पूरे जो है चैप्टर में पढ़े हैं, वो सारी चीजें हैं। बेसिकली मल्टीप्लायर की जो है वो आ गए आप लोगों के पास में, दिस इज योर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड व्हेन एडी इज इक्वल्स टू एएस या फिर एस इज इक्वल्स टू आई। देन वी हैव कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस, ठीक है। कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन के ये फॉर्मूले होते हैं, इनका मतलब क्या है, सी बार हमें पता है दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, बी का मतलब होता है स्टूडेंट्स एमपीसी, ठीक है, और ये होती है आपकी इनकम। तो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब हम इनका यूज करते हैं। तो दिस इज बेसिकली एमपीसी एंड उसको मल्टीप्लाई करते हो आप इनकम से, दैट इज आप इनकम का कितना पार्ट जो है कंज्यूम कर रहे हो, वो होता है आपका क्या, कंजम्पशन, ठीक है। देन अगर हमें सेविंग फंक्शन देखना है तो यहाँ पर हम लेंगे माइनस सी बार, सी बार का ही जो है मतलब कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन जितना होता है उतना ही हम डिसेव करते हैं, और हमने देखा है कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेगेटिव से स्टार्ट होता है, दैट इज माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी क्या है, 1 माइनस बी इज 1 माइनस एमपीसी, और ये किसके इक्वल होता है, ये एमपीएस के इक्वल होता है। दैट मीन्स ये हमें ये बताता है कि आपकी इनकम का कितना पार्ट आप सेव कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज जो है वो आपका सेविंग फंक्शन शो करता है, ठीक है। सो दीज आर योर कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शंस। तो ये वेरियस फॉर्मूला है, इन्हें आप एक जगह पर लिख सकते हो ताकि जब भी आप आपके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करोगे तो आप इजीली जो है इन्हें सॉल्व कर पाओगे। ऑल राइट, सो आई होप सो कि ये जो प्रॉपर जो पूरा कंसेप्ट था ये आप लोगों को क्लियर हो गया है। विद दिस हम लोग इस पार्ट के एंड पर आते हैं। चैप्टर का एक टॉपिक अभी बचा है जो कि हम लोग जो है इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को सारी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर आउट हो गई है। ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस मिल सकते हैं, आप लोग उन्हें एक्सेस कर सकते हो फ्रॉम आवर यूट्यूब चैनल सोशल स्कूल। सो डू सब्सक्राइब इट एंड ऑल्सो डू शेयर इट। इसके अपार्ट आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं अनअकैडमी ऐप, जहां पर आप लोगों को बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स जो है वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिल सकता है। जैसे कि आप लोगों के पास में जो है इंटरैक्ट करने का ऑप्शन है, वो भी रियल टाइम बेसिस पर यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज। यू कैन आस्क क्वेश्चन यूजिंग क्वेश्चन टैब्स। आप लोगों के पास में लाइव पोल ऑप्शंस हैं फॉर क्विज। ऑल्सो यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप थ्रू वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट। सो टू अनलॉक ऑल ऑफ दीज जो एक्सपीरियंसेस हैं एंड ऑल ऑफ दीज जो फीचर्स हैं, अगर आप लोग इन्हें अनलॉक करना चाहते हैं and to get maximum discount, do use code SAKSHIV, that is SAKSHIV. इसके अपार्ट you can join our telegram channel social school, जहां पर आप लोगों को वेरियस जो अपडेट्स है वो मिलते रहेंगे कि क्या चीज चल रही है, क्या न्यू आने वाला है, किस टाइम पर क्या मिलेगा, ये सब कुछ। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गई है, और इस पार्ट में जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हैं ये सारे आप लोगों को अच्छे से क्लियर आउट हो गए हैं। थैंक